Dear students, welcome back. I am very happy first of all to address to my undergraduate student of late. आपको पता है कि ये चैनल शुरू ही मैंने किया था कि जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट थे, पर्टिकुलरली डीयू और फिर तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए उन्हें जो स्ट्रगल करनी पड़ती है जब वो आते हैं क्लास 12 के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बड़े यूनिवर्सिटी में हैदराबाद BHUs JNU, और वहाँ जो उन्हें कठिनाई होती है उसको सॉल्व करने की एक छोटी सी ये प्रयास जो अब रूप ले चुका है आपको हेल्प करने के लिए CUET PG में, UGC नेट में, सेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसके चलते जो दायरा इतना बढ़ गया है कि जो मेरी फर्स्ट लव है कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट को उनको हेल्प, उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके एग्जाम जब सर पे होंगे जैसे अभी हैं तो पॉल साइंस हेल्प आपके लिए सामने होगा। आज उसी क्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस सेमेस्टर 3 की कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम जो मुझे बताया गया है मेरे स्टूडेंट के द्वारा 12 दिसंबर को DU में है और भी यूनिवर्सिटीज में होंगे। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि DU में NEP सिलेबस में DSC डोमेन स्पेसिफिक कोर्स जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कह लीजिए DSC 8 के रूप में सामने आती है, जो थर्ड सेमेस्टर BA ऑनर्स की 4 ईयर कोर्स में फीचर करती है। तो लेट अस बिगिन ए फैसिनेटिंग डिस्कशन। ये है सिलेबस। ये मैंने NEP की सिलेबस ली है DU से, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में लगभग ऐसे ही NEP की सिलेबस है, मुझे बताया गया है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी मेरे स्टूडेंट को आने वाली है वो इसी पेपर में आने वाली है, क्योंकि इसमें सोर्सेज बहुत स्पष्ट नहीं है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट है इसमें फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें 3 सब थीम है। एक तो कि कहाँ से हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये कई जगह से हमें मिलता है। आपको पता है जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट यदि आप देखें तो जो धर्मशास्त्र हैं लाइक मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति, जिसको मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, स्मृति कह सकते हैं, वहाँ से हमें कुछ मिलती है। इवन वेद और उपनिषद भी काफ़ी इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे हमें बताता है। इसके अलावा जो महाभारत और रामायण जो इपिक्स हैं वो भी जो है हमारे पॉलिटिकल थॉट को दर्शाते हैं। कई उसके जो अध्याय हैं वो स्टेट क्राफ्ट, किंगशिप, इंटर स्टेट रिलेशन, राजधर्म, इन सब पे बताते हैं। जो मेडिएवल, इसके अलावा एंशियंट टाइम में देखें तो बुद्धिस्ट एंड जैन जो टेक्स्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंडियन पॉलिटिकल माइंड को समझने के लिए उस समय की। यदि मेडिवल टाइम में देखें तो बहुत सारे उत्कृष्ट विद्वान हुए हैं जिनकी की थॉट, लाइक कबीर के थॉट, उनके बीजक, कबीर ग्रंथ, ग्रंथावली सब में है। नानक की जो है आदि ग्रंथ में, और कई और संतों की भी आदि ग्रंथ में मिलती है। यदि मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट देखें तो 2 नाम बहुत जहन में आते हैं। जियाउद्दीन बरनी जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थे, उन्होंने जो है फतवा ई जहानदारी लिखा। फिरोज शाह तुगलक का उन्होंने हिस्ट्री भी लिखा है। और अबुल फजल जो कि अकबरनामा लिखते हैं। तो ये सब के तौर पे जो है हमें मेडिएवल काल की मिलती है। तो ये सारे सोर्सेज है, लेकिन ये सभी सोर्सेज इतने आसान नहीं है उसको समझना, एंड ऑल, इसलिए डिफिकल्ट होती है। देन सेकंड जो इसमें थॉट है, थीम है, वो है कल्चरल एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिया। इसको तो आप राष्ट्र एंड राज्य समझ सकते हैं, जिसपे मैंने एक अलग से वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बनाया है। वही यहाँ पे है कि जब जब एंशियंट काल में भी देखें तो भारत के लोग जो है भारत को किस तरीके से देखते थे। एक तो राष्ट्र होती है जो जो उसके आत्मा, जो आप समझ सकते हैं नेशन, इसको कह सकते हैं सॉफ्ट पार्ट, अपना देश, उस तरह से जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखता है। बाद में अरविंदो के, श्री अरविंदो के थॉट में भी वो दिखता है। दूसरा जो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत निहायत पॉलिटिकल है, इसको आप राज्य कह सकते हैं। वो भी कॉन्सेप्शन जो है सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, एक भूभाग होने का, वो भी थॉट। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये थोड़ी डिस्कशन इस पर करनी है। और फिर जो ये जो पार्ट है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या फीचर्स है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, खास करके एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस पर तो मैंने पूरी क्वेश्चन लिखी है जो एग्जाम गाइड है। ये जो थीम है ये पहले से है, पुराने सिलेबस में था, इसलिए मैंने ग्रीन किया हुआ है। इस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे पॉल साइंस हेल्प में। सोशल लॉ ऑफ मनु, एंड इसमें जस्टिस उन्होंने जोड़ा है। इसके अलावा एक न्यू टॉपिक है बृहस्पति, बृहस्पति सूत्र कह लीजिए, जो बृहस्पति के नेम पे है, जो देवताओं के गॉड माने जाते हैं। और इस तरह के जो 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 टेक्स्ट हैं, इसको आप अर्थशास्त्र ट्रेडिशन में कह सकते हैं। इनफैक्ट कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पहले यदि कोई अर्थशास्त्र है तो बृहस्पति सूत्र है।
तो इसमें जो स्टेट क्राफ्ट और जस्टिस और इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बातें की गई है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद शुक्र नीति, जो कि अब वो देवताओं के गुरु हैं, तो ये जो है राक्षसों या डेमोन या असुरों के गुरु जो है शुक्र माने जाते हैं, और उनकी जो नीति शास्त्र है या नीति सारा भी कहते हैं, जो एक अलग ट्रेडिशन है, नीति शास्त्र वर्सेस अर्थशास्त्र। तो नीति सारा ट्रेडिशन की जो फाइनेस्ट ट्रीटी है शुक्र नीति, उसमें किंगशिप और स्टेट क्राफ्ट के क्या कॉन्सेप्ट है ये पढ़ने हैं। फिर जो अर्थशास्त्र के सबसे बड़े जो प्रोपोनेंट, जो सबसे पॉपुलर हैं, कौटिल्य या चाणक्य, उनकी अर्थशास्त्र में से थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़नी है, जिसको सप्तांगा थ्योरी भी कहते हैं। और फिर बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट जो है, जो दीघा निकाय में आती है, एक बुक है उनकी, बुद्धिस्ट बुक दीघा निकाय, उसमें निकाय मतलब लॉन्ग डिस्कोर्स कहते हैं, तो उसमें अगना सुक्ता जो है वन ऑफ द दीघा निकाय है, इसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़नी है। फिर हम साउथ में चले जाते हैं, यहाँ से और डिफिकल्ट हो जाता है कोर्स। थिरुवल्लुवर जो है वो तमिल कल्चर के एक ऐसे थिंकर हैं जिनकी पूरी जो थॉट है वो इथिक्स, मोरालिटी, और हर फील्ड में, चाहे इंडिविजुअल लाइफ हो चाहे पब्लिक लाइफ, उसमें इथिकल जो ताना बाना है वो हमेशा दिखती है। तो उस बेसिस पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कन्फ्यूशियस, यदि आप पढ़ेंगे चाइना में तो उनकी थॉट से आप कंपेयर कर सकते हैं कि हर जगह जो है इथिक्स एंड मोरालिटी जो है वो छाई हुई है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो और चाहे वो व्यक्तिगत लाइफ हो। और वो कितना डिफिकल्ट ये प्रोपोजिशन हो सकता है आज के ज़माने में, जहाँ पे कि पॉलिटिक्स मैकियावेलियन है, जहाँ की मोरालिटी से पॉलिटिक्स को अलग करने की एक कवायद जो है पिछले 300 सालों में चली है। तो हम इस मायने में तिरुवल्लुवर के थॉट को पढ़ सकते हैं कि अलग तरह की। बासवन्ना जो है वो कर्नाटका, जैसे ये तमिल हैं तो ये कन्नड़ा कल्चर में आते हैं। इन जैसे तिरुवल्लुवर ने लिखा था कुराल, उसी तरीके से बासवन्ना ने वचना लिखा है। वचना छोटे छोटे जो है छंद हैं, जिसमें कि जीवन के गुर जो तथ्य हैं या कह लीजिए बातें हैं, जो सार है, सलाह है, जीवन के सूत्र हैं या लाइफ हैक कह सकते हैं, वो वचना में दिखते हैं। और उसके थ्रू उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कबीर ने नॉर्थ में किया, जो कास्ट क्लास से परे है, जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, उसकी परिकल्पना बासवन्ना करते हैं डाउन ट्रोडन के लिए। और लिंगायत जो पंथ है उसकी स्थापना भी करते हैं। फिर जो है हम नॉर्थ इंडिया में लौट के आते हैं, हिंदुत्व में, ब्राह्मणिकल हिंदुत्व में आदि शंकराचार्य और उनकी जो अद्वैत वेदांत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है, बहुत फिलोसफिकल है। हिंदू फिलोसफी के अद्वैत, अद्वैत मतलब कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, एक वर्ड में समझिए। तो मतलब कि जो जितनी भी बीइंग हैं अर्थ पे, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव, सब में जो है ब्राह्मण, जो सुप्रीम क्रिएटर है, उसके अंश हैं। मतलब सुप्रीम क्रिएटर जो है, जिसको उन्होंने ब्राह्मण कहा, आप कह सकते हैं ब्रह्मा का सुपर रूप, जो पूरी दुनिया की सृष्टि करता है, जिसको आप एक सुप्रीम गॉड कह सकते हैं। तो अद्वैत वेदांता ये कहता है, आदि शंकराचार्य ने जिसको स्थापित किया, कि वो जो सुप्रीम क्रिएटर है वो क्रिएटर भी है और क्रिएटेड भी है। मतलब जितनी चीजें आप देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर, जानवर, मनुष्य, सब में वो व्याप्त है। वो खुद उसकी मैनिफेस्टेशन जो है हमारा पूरा विजिबल वर्ल्ड है। तो आदि शंकराचार्य, लेकिन उसमें कुछ पॉलिटिक्स भी निहित है जो मैंने लिखने की कोशिश की है एग्जाम गाइड में। फिर उसके कबीर और गुरु नानक आते हैं, जो सिंक्रेटिज्म को दर्शाते हैं। सिंक्रेटिज्म मतलब जहां पे कि सिंथेटिक पॉलिटिकल थॉट है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सब को मिला करके जो पॉलिटिकल थॉट होती है, एक सिंथेसिस, जो कि जिसको गंगा जमुना तहजीबी कहते हैं, या हमारे यहाँ का जो सिंथेटिक कल्चर है जिसके लिए कि हम जाने जाते हैं, हाइब्रिड कल्चर, उसको वो दर्शाते हैं। कबीर और गुरु नानक से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये लोग, दे आर द मस्कट और सिंबल ऑफ सिंक्रेटिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और फाइनली जो है मिडिबल में एक इन्होंने छोड़ दिया है, जियाउद्दीन बर्नी, जो पहले सिलेबस में थी, अबुल फजल को लिया है, जिन्होंने एक बहुत ही फिलोसफिकल और यूनिक टाइप ऑफ मोनार्की का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको कि अकबर मैनिफेस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में। जो मोनार्क जस्ट है, जस्ट सॉवरेन है, जिसके अंदर में गॉडली जो है वो लाइट जलती है, जिसमें कि कोई भेदभाव नहीं है, सब मिट जाता है, जो किसी भी धर्म, किसी भी सेक्ट से ऊपर है, जो जनता में भेदभाव नहीं करता है, जो ट्रू राज धर्म को अपनाता है, ना केवल वो टेम्पोरल एक तरह का लीडर है, अपने दुनियादारी का लीडर कह लीजिए, राजकाज का लीडर है अपने जनता का, बल्कि वो स्पिरिचुअल लीडर भी है। स्पिरिचुअलिटी और टेम्पोरल जो सॉवरेंटी है, दोनों एक ही मोनार्क में जो है नीत हो जाती है, जो कि फर ई आज़ादी, मतलब कि जो रोशनी है
गॉडली रोशनी उससे नहाया हुआ है, उसी का ऑरा है और उसके हृदय में भी वही लाइट बसता है। इस टाइप के जस्ट सोवरेंटी और मोनार्की की कल्पना अबुल फजल ने की थी, जो अकबर के रूप में जैसा मैंने बोला वो दिखता है। मैंने एक तरह से ओवरव्यू भी दिया है, आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन एक नज़र में जो है आपको ये बताने की कोशिश ये लंबा सिलेबस करता है। अब यदि देखें कि कैसे प्रिपेयर करें हम सेमेस्टर एग्जाम की, तो मेरी सलाह होगी कि पहले समझे इसके स्ट्रक्चर को। 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहले तो डियर स्टूडेंट समझे कि ये पेपर एनईपी में पहली बार आ रहा है। इसके पहले चूंकि आपने 2022 में ही ज्वाइन किया है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि सेमेस्टर 3 के पेपर आपको कोई पास्ट ईयर पेपर एक ही मिलेगा जो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की। बाकी जो पिछली जो थी इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो सेमेस्टर 5 में पढ़ाई होती थी, उसके कुछ कुछ पार्ट आपको यहाँ देख सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 10वां क्वेश्चन जो है नोट रहेगा, 4 में से 2 नोट लिखने होंगे, 5 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको ट्विस्टेड होंगे, ऑफ बीट लगेंगे, उसको आपको सीधा करना पड़ेगा, मतलब ऐसे होंगे तो इसको आपको ऐसे करना होगा, सीधा करना होगा। और सभी थीम को कवर करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किससे सिंपल और किससे ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा। मेरी सलाह होगी कि पॉल साइंस हेल्प की लेक्चर वीडियो, जो कि करीब 40 से 50% सिलेबस को कवर करता है, मैंने आपको ग्रीन में दिखाया है, उसको 5 से 6 बार जो है जरूर देखें। और मैंने बहुत ही हड़बड़ी में लेकिन बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए एग्जाम गाइड को लिखा है। उसमें जितने नए टॉपिक हैं उसको मुझे खुद पढ़नी पड़ी है। मैंने पूरी रिसर्च नहीं की है, मैं ईमानदारी से कहूंगा कि जितना टाइम मुझे देना चाहिए था उतना नहीं, लेकिन इतना जरूर दे दिया है मैंने समय कि आपकी लाइफ इजी हो जाए। और आप थिरुवल्लुवर से लेके और बाशबन्ना और आदि शंकराचार्य सबको मैंने उसमें पिरो दिया है, जिसको कि आप 8-9 बार यदि पढ़ के जाते हैं तो आप उन सब क्वेश्चन को भी आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो पॉल साइंस हेल्प की जो आईपीटी के एग्जाम गाइड है, जो न्यू गाइड है, अभी जस्ट रिलीज हुई है, जो कि इंस्टा मोजो पे यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक होगी, वहाँ जा करके आप, और उसकी मैंने प्राइस ऐसी रखी है कि आपके मतलब पॉकेट पे कोई उसका लोड ना पड़े। जानबूझ के मैंने रखा है कि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको पढ़ें और इससे फायदा उठाएं। तो इसका जरूर फायदा उठाइए इसको लास्ट मोमेंट में भी। तो 12 दिन है, आप 2 दिन में भी इस तैयारी कर सकते हैं इस गाइड से। इसके अलावा एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी अपनाएं, मतलब कि कोई टॉपिक को छोड़े नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आपको बचा लेगा। और जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ऑफ बीट क्वेश्चन, उसको करने के लिए तैयार रहें, उसको सीधा करके जो है आप करें। मैं कभी मौका लगा तो एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन कैसा भी हो, ट्विस्टेड हो, ऑफ बीट हो, आपको जवाब स्टैंडर्ड एंड अप्रोक्सीमेट देना है। इन 2 वर्ड को समझिए। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि एग्जैक्ट जवाब सोशल साइंस में कुछ नहीं होता, आप इर्द गिर्द घूम सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि मान लीजिए आपको चाय बागान के बारे में लेख लिखना है, तो आप चाय बागान के जो मजदूर हैं उनके जीवन के बारे में भी काफी कुछ लिख सकते हैं, और चीनी उद्योग जो है वो कैसे चाय से जुड़ा हुआ उसके बारे में भी लिख सकते हैं। इस तरह की बातें, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं सोशल साइंस में। और स्टैंडर्ड आंसर का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड फ्रेजेज यूज करें, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, स्टैंडर्ड सेंटेंसेज यूज करें, कि उसको दूर से देख के टीचर समझ जाए कि आपने पढ़ा है, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा आपने कुछ कुछ लिख दिया है। तो स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेट आंसर यदि आप लिखते हैं, तो फिर ट्विस्टेड क्वेश्चन का भी आप सीधा जवाब दे सकते हैं। आपको ट्विस्टेड पूछा गया, लेकिन आप उसका जवाब जो है सीधा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं कि यदि इस टाइप का ट्विस्टेड पूछे कि वासवन्नाज वचना set up the tone for a revolutionary egalitarian society discuss, तो अब आपको लगेगा कि ये पता नहीं एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि उनके वचना कैसे इगैलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक, या लेकिन आपको एक्चुअली इसमें लिखना है वासवन्ना के पॉलिटिकल थॉट क्या थे। सिंपल, जो भी आपको समझ में आता है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल थॉट ही वही है जो वचना में है। और वचन में जो है सबसे बड़ा यही कि कास्ट की हेरारकी, सोशल हेरारकी, बर्थ बेस्ड स्टेटस, उसको काटना है, एक इगैलिटेरियन डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाया जहां इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को वैल्यू दी जा रही है। तो इस तरीके से आप ट्विस्टेड को सीधा करते हैं और अप्रॉक्सीमेट आंसर लिखते हैं। सो दिस इज द वे टू डू। अब आइए हम एक एक करके जो है, जो थीम है, जो कि बहुत लंबा है, इसमें 11 थीम है, इसलिए लेट मी अलाउ कि मैं बहुत तेजी से चलो। 3 साल के क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 3 लिखा है, लेकिन एक ही साल के क्वेश्चन आपको मौजूद है एनईपी के, बाकी तो पुराने हैं और वो पूरे क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक थे नहीं, वो हट गए हैं। तो 1 साल का ही क्वेश्चन आपको रियल मिलेगा। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है पहला थीम, उसमें से जो एक्चुअल क्वेश्चन आया है उसको मैंने ग्रीन से दिखाया है। 2023 का मैंने एनईपी क्वेश्चन लिखा है, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा अपने एग्जाम गाइड में एनालाइज किया, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे इसके फीचर हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, और आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, जो मैंने करने की कोशिश
की है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम गाइड में देख लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट है, जो घूम फिर करके फिर इस बार आ सकता है। इस पे कुछ और क्वेश्चन जो है मैंने गेस किया है कि प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल पॉलिटिकल थॉट। जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या सोर्सेज हैं, 2-4 लाइन सब पे लिख जाइए, और उसकी जो परेशानी है उसको इंटरप्रेट करने की जो समस्या है, और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसमें जो कंट्राडिक्शंस हैं, उसमें जो ट्रांसलेशन के इशू है, इन सब पे भी थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द इमेजरी इन पॉपुलर परसेप्शन ऑफ कल्चरल एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिया। ये घुमा हुआ क्वेश्चन है जिसका मीनिंग ये होता है कि राष्ट्र और राज्य, मतलब इंडिया के जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में खुद इंडिया के बारे में, जो एक इंडियन राष्ट्र है और जो इंडियन राज्य है, दोनों के परसेप्शन में क्या है और क्या डिफरेंस है। ये तो मैं कहूंगा कि मैंने यहाँ राष्ट्र और राज्य दोनों को लिख दिया है, मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बताया भी था। मैं आपको सलाह दूंगा कि फर्स्ट टर्म के जो सिलेबस में राष्ट्र वर्सेज राज्य है, वो मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको पढ़ लीजिए, उससे आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको यदि बहुत ब्रॉडली कहें तो राष्ट्र जो है वो नेशन इंग्लिश में जो वर्ड है, और राज्य जो है स्टेट। और स्टेट नेशन मतलब कि जो हार्ड पार्ट जो है वो स्टेट है, टेरिटोरियल है, पॉलिटिकल है, जिसमें सॉवरेनिटी है, जिसमें सुरक्षा है, सर्वाइवल है, मिलिट्री आर्मी और सिक्योरिटी है, इंटर स्टेट रिलेशन डिप्लोमेसी है। और जो राष्ट्र है वो सॉफ्ट पार्ट नेशन स्टेट का है, जिसमें कि कल्चरल कम्युनिटी है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है, एक वर्ल्ड व्यू है, एक फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, वो जमीन जिसको कि आप अपनी माता कहते हैं, जहां से आप पैदा होते हैं उसी में मिल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है राष्ट्र का है, और हर कौम जो है, हर कम्युनिटी अलग अलग तरीके से राष्ट्र की परिकल्पना करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसमें गेस कर रहा हूँ, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि रिपीटेशन है इसी लाइन का, बट सेकेंड पार्ट मैंने जोड़ा है, ऑल्सो हाईलाइट पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर बिटवीन द वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पॉइंट ऑफ डिपार्चर का मतलब सीधा समझिए कि कंट्राडिक्ट कीजिए कि इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। बहुत सारे डिफरेंस जो मैंने अपने एग्जाम गाइड में लिखा है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, जो कि पुराना टॉपिक था, पहले के सिलेबस में था लेकिन सेमेस्टर 5 में था, सोशल लॉ ऑफ मनु करके, उसमें जस्टिस को जोड़ा गया है इस बार। तो सोशल लॉ एंड कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है। इसमें जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, वो है थ्रो लाइट्स ऑन ऑथरशिप एंड कंट्राडिक्शंस इन मनुस्मृति। ये आपको सीधा सिलेबस से ले लिया गया है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा ही लिखा हुआ है, और इस पे बहुत बहस होती है कि इसको लिखने वाले एक्चुअल में कौन थे, मनु कोई था या किसी मनु ने नाम से लिखा। ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। शुक्र क्या वही शुक्र हैं जो हम संत या सेज शुक्र मानते हैं, डेमोन के गॉड, या उनके नाम से किसी ने लिखा। बृहस्पति वही हैं जो बृहस्पताचार्य थे, देवताओं के गुरु, या किसी ने बृहस्पति के नाम से कंपाइल किया। ये मनुस्मृति के साथ भी है, और इसमें ना केवल ऑथरशिप का इशू है, बल्कि इसके कंट्राडिक्शंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें खुद ही पढ़ के लगता है कि कभी ये जो है कास्ट मोबिलिटी की बात करता है, तो कभी कास्ट रिजिडिटी की, वुमेन को बहुत ऊपर के दर्जे में ले जाता है, तो काफी ज्यादा ये डिमीनिंग बातें भी औरतों के बारे में और छोटे कास्ट के बारे में करता है। जस्टिस भी जो है वो कास्ट आधारित जस्टिस है, तो क्या वो जस्टिफाइड है। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा रोष भी पैदा करता है उन लोगों में, खास करके जो ब्राह्मणवादी, जो शास्त्र की जो नीतियां हैं जिससे कि कास्ट ऑपरेशन को जारी रखा जाता है, या औरतों को दबा के, या डाउन ट्रोडन दलितों को दबा के रखा जाता है, कि अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, मतलब पब्लिकली। और इसको मनुवादी, अभी भी आप देखेंगे दलित राजनीति में अम्बेडकराइट जो है इसको मनुवादी टेक्स्ट करार देते हैं। मनुवादी होना ही जो है ब्राह्मणिकल है, और वो एक तरह से जातिवादी संज्ञा दी जाती है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है मनुस्मृति इस मायने में। इवन गांधी जी तक कहते थे कि मनुस्मृति में बहुत सारी बातें अच्छी है, उसको ग्रहण कीजिए, और जो आपको बुरी लगती है उसको छोड़ दीजिए। उस समय के कॉन्टेक्स्ट में वो सही होंगी। तो इन सब पे आपको जो है उसके ऑथरशिप और कंट्राडिक्शंस पे करनी है। मेरे वीडियो में इस पे काफी अच्छे से दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 2022 में जो पुराना पेपर था सीबीसीएस सिलेबस का, उसमें आया था क्रिटिकली इवेल्युएट द सोशल लॉज प्रिस्क्राइब बाय मनु इन मनुस्मृति। ये एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है, इस पे मेरी पूरी वीडियो है, पढ़ लीजिए। और जो आपकी गाइड मैंने लिखी है उसमें भी ये क्वेश्चन है। 2021 में एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जेंडर और कास्ट का जो घालमेल है, इसको इंटरसेक्शनलिटी अब कहते हैं, वो इसमें काफी दिखता है। क्योंकि कास्ट, लोअर कास्ट और औरतों की नियति एक ही जैसी दिखती है। दोनों को वेद का
जो है वो एक्सेस नहीं है, शिक्षा का एक्सेस नहीं है, वो द्विज नहीं माने जाते, उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है और उनको हर तरीके से सर्विस के लिए यूज किया जाता है, उनकी एजेंसी को दबा करके रखा जाता है, उन्हें इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तो कास्ट एंड जेंडर एक जैसा जो है डिस्क्रिमिनेशन दोनों के एक जैसी दिखती है और दोनों में जो दलित एंड वुमेन एक तरह से जो है वो सब्जेक्टेड दिखते हैं मनुस्मृति में। 2020 में है एग्जामिन द सोशल लॉज ऑफ मनु एज एक्सप्लेन इन मनुस्मृति। ये तो बिल्कुल घिसा पिटा क्वेश्चन है, यही है ही ये मनुस्मृति सोशल लॉ का एक तरह से कंपाइलेशन। कई लोग ये कहते हैं कि मनु ने कोई सोशल लॉ नहीं दिया, लेकिन जो उस समय में हजारों सालों से प्रिवलेंट हो गई थी उसको उन्होंने एक तरह से कोडिफाई किया, इसलिए उनको लॉ गिवर भी कहा जाता है मनु को। लेकिन चूंकि मनु को स्मृति माना जाता है, मतलब देवताओं की वाणी, तो कई लोग कहते हैं कि इसको इटर्नल या डिवाइन लॉ भी कह सकते हैं। जो मिडिवल काल में थॉमस एक्विनास ने यूरोप में कहा था कि लॉ जो है इटर्नल, डिवाइन एंड ह्यूमन एंड नेचुरल, 4 टाइप की लॉ, तो इसको आप इटर्नल या डिवाइन लॉ भी कह सकते हैं। और चूंकि ये इटर्नल डिवाइन लॉ है कि देवताओं की वाणी से निकलती है, इसलिए इसको जो है रिलीजियस सैंक्शन प्राप्त हो जाता है। और इसी चलते जो है अम्बेडकर एंड जो फेमिनिस्ट थी जैसे पंडिता रमाबाई, वो सब मनुस्मृति को इसलिए अभोर करते थे, घृणा करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मनुस्मृति जो है वो रिलीजियस सैंक्शन या शास्त्रिक सैंक्शन देता है कास्ट ऑपरेशन की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्कस द सोशल लॉज एंड कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इन मनुस्मृति। मुझे लगता है इस टाइप की क्वेश्चन एकदम सिंपल से इस बार पूछे जा सकते हैं। मेरा गेस है कि आपके जो सिलेबस है उसको ही एक क्वेश्चन में जस्ट कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप मेरे गाइड को पढ़ लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए जो पॉल्सन सेल पे है मनुस्मृति में, तो आपको ये क्वेश्चन हो जाए। यदि कौटिल्य देखें तो ये भी जो है पुराना टॉपिक है, थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसको हम सप्तांगा थ्योरी कहते हैं। सप्तांगा मतलब 7 लिम्स। 7 लिम्स जो थ्योरी है ये केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है, ये आपको मनुस्मृति में भी दिखती है। बृहस्पति सूत्रा और शुक्रा नीति, हर जगह जो है, इवन महाभारत में भी जो है 7 लिम्स। तो 7 लिम्स जो है और स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे कॉन्सेप्चुलाइज करना, जो एक जीवित ऑर्गेनिज्म है उसके जो अंग हैं डिफरेंट 7, वो स्टेट के एलिमेंट हैं, जैसे कि किंग जो उसका मस्तक है, आर्मी जो उसका ब्रेन है, और जनपद जो उसके पैर हैं, और कोश जो है उसके मुख हैं, भुजाएं उसके दुर्ग हैं। इस टाइप के जो है मित्र उनके आंख हैं और कान जो हैं वो अमात्य या मिनिस्टर्स। इस टाइप की जो परिकल्पना की जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट लिम्स जो हैं वो स्टेट के एलिमेंट हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट। और उसको कैसे जो है एक किंग जो है ट्यून करके उसको नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी स्टेट को जो है मजबूत बना सकता है, यही बेसिकली सप्तांग थ्योरी है। 2023 एनईपी में क्वेश्चन है, द कौटिल्यास किंग वाज नॉट एन ऑटोक्रेट। एक स्टेटमेंट है, इवेल्युएट द थ्योरी ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया इन द लाइट ऑफ द वे स्टेटमेंट। ये एक घुमा हुआ क्वेश्चन जिसका सिंपल है कि आप थ्योरी ऑफ स्टेट जो कौटिल्य का उसको एक्सप्लेन करें, दैट्स ऑल। और इस लाइन को कुछ भी ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जब आप लिखें तो आप जरूर ये बताएं कि किंग कैसे जो है यहाँ अपने राज धर्म का पालन करते हुए दिखता है। कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा का सुख ही किंग के का सुख है, अपना सुख उसका कुछ भी नहीं है। प्रजा का जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर, योगक्षेमा कहते हैं, वो किंग का जो है रक्षा पालना उसका धर्म है। रक्षा पालना और योगक्षेमा ये किंग का धर्म है। तो और किंग जो है ऑटोक्रेट नहीं है, किंग जो है जनता के सेवा के लिए होता है। जो ऑटोक्रेट किंग होते हैं उसको जनता उखाड़ फेंक सकती है। तो इस टाइप की बातें जो हैं अर्थशास्त्र में दिखती है, एक तरह का सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल जो है थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इसको आपको लिखना है, मैंने अपने गाइड में भी इसको बहुत इलॉबरेट वे में लिखा है और अपने वीडियो लेक्चर में भी दोनों जगह देख लीजिए। 2022 जो ओल्ड क्वेश्चन है, जो ओल्ड सिलेबस, उसमें था डिस्कस द मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट गिवन बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। तो दूसरा जो उनका था मंडल थ्योरी, वो इंटर स्टेट रिलेशन था, नॉट थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब कि जो फॉरेन रिलेशन। चूंकि यहाँ पे केवल थ्योरी ऑफ स्टेट है तो शायद आपको मंडला थ्योरी ना आए, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो मेरे गाइड में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा घुमाव क्वेश्चन देखिए, इज कौटिल्य थ्योरिस्ट ऑफ रियलिज्म? यस, इनको जो है जस्ट लाइक मॉर्गनथाउ या मैकियावेली या थ्यूसिडाइडस की तरह एक रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ, ये मैंने अपने गाइड में लिखा है। डिस्कस कौटिल्याज व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट, 2022 का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन है, जो कि एकदम बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। हाउ इट इज रिलेवेंट टुडे, इस पर मैंने पूरी आंसर लिखे, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको मेरे गाइड में पढ़ लीजिए। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार आने के लिए। अब आइए बुद्धा के जो पॉलिटिकल थॉट हैं, जो दीघा निकाय अगना सुत्ता में, वन ऑफ द सुत्ता में है, शायद 27 सुत्ता आउट ऑफ द 34 सुत्ता इन दीघा निकाय,
वहाँ पे जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मेरी जो जो वीडियो है बहुत पॉपुलर वीडियो है और मैंने बहुत डिटेल में उसमें जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप अग्नसुत्ता का दिया है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2023 का क्वेश्चन है व्हाट वेर द डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ किंगशिप इन अग्नसुत्ता। एकदम सीधा जो सिलेबस है उसी को ईज आर दैट लगा के बनाया गया है, तो यही तो उस पूरे वीडियो में है और यही गाइड में मैंने लिखा है, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 2022 में है एनालाइज बुद्धाज थ्योरी ऑफ किंगशिप डिस्कस दिखाने का, सेम क्वेश्चन। 2021 में है, ये सब ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट ऑन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन दिखाने का। ये ट्विस्टेड है, लेकिन ये भी पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या होता है, स्टेट जो कम्युनिटी है वही कम्युनिटी जो स्टेट बनाती है उसको पॉलिटिकल कम्युनिटी कहते हैं, तो ये भी थ्योरी ऑफ स्टेट ही है। सेम क्वेश्चन को आप सिंपल वे में लिखना है, थ्योरी ऑफ स्टेट। 2019 में इलाबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्क्राइब्ड इन बुद्धा इन दीघा निकाय, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो घुमा फिरा के एक ही थ्योरी ऑफ किंगशिप पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा कि बुद्धिज्म ने जो है हिंदुइज्म, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के कंपैरिजन में ज्यादा कोशिश किया था कि जो डोमेन होता है, एक टेम्पोरल, इसको आप कह सकते हैं राज काज दुनियादारी, और दूसरी स्पिरिचुअल, जो कह सकते हैं आप धर्म दीन ईमान, उसकी बात कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। इस दोनों जो रियल्म है, जिसको कि ये धम्मा कहते हैं, अना कहते हैं, इसको ये अना कहते हैं, इसको धम्मा कहते हैं, इसको सेपरेट करने की पूरी कोशिश की थी कि किंग जो है वो सॉवरेन है, टेम्पोरल सॉवरेन मतलब राजकाज का, लेकिन स्पिरिचुअल सॉवरेन जो है वो धम्मा है, मतलब धर्मा है, जो कि मोनेस्ट्री और बुद्धिस्ट जो रिलीजन उससे निकल के आता है, और दोनों अब सेपरेट रहेंगे। लेकिन ये सेपरेशन जो है बुद्धिज्म में भी हिंदुइज्म की तरह मर्ज हो गया, नहीं हो पाया सेपरेट। मतलब आप देखेंगे कि किंगशिप की जैसे जैसे अवधारणा आगे बढ़ती है और जैसे जैसे हिंदुइज्म से इनका कंपटीशन होता है, तो शुरू में जो है महाजन समत्त होते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, और वो केवल टेम्पोरल किंग होते हैं, स्पिरिचुअल जो सॉवरेन अलग होते हैं। लेकिन बाद में जो है वो खातिया हो जाते हैं, मतलब खेतों के राजा, और अल्टीमेटली जो है वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाते हैं। और वो जो चक्रवर्ती सम्राट है, जो बोधिसत्व उसको बुद्ध का एक रूप उसको निरूपित करता है, वो जस्ट लाइक अकबर जो है, वो टेम्पोरल और स्पिरिचुअल दोनों जो सॉवरेंटी है वो एक ही चक्रवर्ती सम्राट में निहित हो जाती है, और वो टेम्पोरल सॉवरेन भी हो जाते हैं और स्पिरिचुअल सॉवरेंटी को भी दर्शाते हैं। तो जस्ट लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म भी अल्टीमेटली दोनों जो रियल में धर्म और दंड का या स्टेट क्राफ्ट का या दुनियादारी का, उन दोनों को सेपरेट रख पाने में सफल नहीं होता है। और इसका कारण सिंपल ये है कि राजा अपने को सुप्रीम समझता है, इवन स्पिरिचुअल मामले में भी। और यही यदि तत्व को आप देखेंगे तो इंग्लैंड में जो नेशन स्टेट की परिकल्पना इसी पर आधारित थी कि हमारा किंग होगा सेपरेट और हमारा धर्म होगा सेपरेट। जो किंग का धर्म होगा, मतलब जो किंग कहेगा वो धर्म हम पालन करेंगे, और इस तरीके से जो है हर नेशन का अपना किंग अलग हो गया और अपना धर्म भी अलग हो गया। यूरोप में इसी बेसिस पे नेशन स्टेट बना था। तो मतलब यह है कि टेम्पोरल और स्पिरिचुअल डोमेन को अलग करना सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट में, डियर स्टूडेंट, संभव नहीं हो पाया, और इसीलिए सेक्युलरिज्म इतना कंटेंशियस इशू पॉलिटिक्स में होता है कि गांधी जी जैसे लोग जो हैं कहते हैं कि बेवकूफ़ी है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया जाए, और बिंदु भी ऐसा ही मानते हैं कई लोग, और ये फ्यूटाइल है। तो मतलब अल्टीमेटली अंग्रेजी में जो कहावत है कि इफ यू कैनॉट ब्रेक इट ज्वाइन देम, यदि आप धर्म और राज को, यदि टेम्पोरल और स्पिरिचुअल को अलग करने में सफल नहीं हो पा रहे हो हजारों सालों में, तो बेटर है कि उसको ज्वाइन कर लो। मतलब ये है कि जो रिलीजन की जो अच्छी बातें हैं, जो इथिक्स है, मोरलिटी है, सुचिता है, उससे ही पॉलिटिक्स गाइडेड हो। यही रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिलन हो सकता है, जो गांधी जी ने दिखाया। अब आइए बृहस्पति सूत्रा, जो बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और ये जो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है उसके भी जनक माने जाते हैं, और कौटिल्या के अर्थशास्त्र में बृहस्पति सूत्रा का जिक्र मिलता है, इसलिए इसको इतना एंशिएंट टेक्स्ट माना जाता है। वैसे इसके ऑथरशिप टाइमलाइन पे भी बहुत विवाद है। इसमें जो स्टेट क्राफ्ट की परिकल्पना है, जस्टिस, इंटर स्टेट रिलेशन, वो काफ़ी मुझे लगा कि वो कौटिल्या से मिलता जुलता है, या कौटिल्या उससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि कौटिल्या बाद में लिखा है।
इसमें नोट आया था जस्टिस इन बृहस्पति, तो ये मैंने अपने गाइड में लिखा है, आप उसको ठीक से पढ़ लीजिए। अदर प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड इंटर स्टेट रिलेशन इन बृहस्पति। सिंपल क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से सीधा पिक करके बनाया है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन बृहस्पति, यहाँ पे आपको नोट है, यहाँ ये फुल क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है, गाइड में पढ़ लीजिएगा। अब आइए शुक्र नीति, जिसपे फॉर्चुनेटली मैंने जो है वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, इसी पे मैं कल बना पाया नए सिलेबस में, तो आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसमें क्वेश्चन है 2023 में, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति, जो कि बिल्कुल यहाँ से आता है जो इसके सिलेबस में है। इसको मैंने गाइड में पूरा इलॉबरेट वे में लिखा है, उसको कई बार पढ़ लीजिए, और वीडियो लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया है। ये भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है प्रैग्मेटिक है, रियलिस्टिक है, और कौटिल्य के किंगशिप और स्टेट क्राफ्ट से मिलता जुलता है। अदर प्रोबेबल क्वेश्चन शुक्र नीति में हो सकता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। किंगशिप यहाँ लिखा गया है, किंग होगा, किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति एंड कौटिल्य जरसा। तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत चीज सेम मिलेगा, बहुत थोड़ा अंतर है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति एंड बृहस्पति सूत्र। ये दोनों मैंने क्वेश्चन फ्रेम जरूर किया है, एक को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कंपेयर करना, दूसरा बृहस्पति सूत्र और शुक्र नीति। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का क्वेश्चन ये हैवी क्वेश्चन हो जाएगा पूछेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप सोचते भी हैं कि इन दोनों में क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी। थिरुवल्लुवर जो हैं, उनकी तो सभी कुछ इथिक्स पे बेस्ड है, इथिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स। आपको आप आगे पढ़ेंगे, हेगल ने भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था, और कन्फ्यूशियस ने चाइना में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब वहां पे पॉलिटिक्स जो है सुचिता से भरी हुई है, सेम जैसे कि गांधी जी देखते थे पॉलिटिक्स को, जैसे अरबिंदो देखते थे। एकदम कंट्रास्ट टू मैकियावेली, जो अलग करते हैं सुचिता को या इथिक्स को पॉलिटिक्स से, मोरलिटी को पॉलिटिक्स से, और कहते हैं कि पॉलिटिक्स ए मॉरल होता है, उसे मोरलिटी नहीं होती, अलग मोरलिटी होती है, उसकी अपनी मोरलिटी होती है। नहीं, थिरुवल्लुवर के अनुसार जो है इथिक्स रेन सुप्रीम इवन इन पॉलिटिक्स। ये बहुत ही अलग है। इसका क्वेश्चन था, अमॉन्ग द एंशिएंट एथिकल राइटिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज कम टू अस इज थिरुकुराल। उन्होंने जो लिखा है टेक्स्ट, उसको कुराल कहते हैं। कुराल एक छद, मतलब एक कविता के फॉर्म में आती है, छोटी छोटी कविता है, एक डिफरेंट तरह से, मतलब एकदम एक न्यूमेरिकल शायद 10 या 11 शब्द और ऐसे बने होते हैं, कितना 1300 कुछ कुराल हैं, और ये संगम लिटरेचर का पार्ट माने जाते हैं। तो उसी के थ्रू इन्होंने अपनी सारी थॉट दी है इवन सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स पे। तो ये जो घुमा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल इसका मतलब ये है कि आप थिरुवल्लुवर के जो पॉलिटिकल जो थॉट हैं उनको एक्सप्लेन करें, और उसमें इथिक्स का रोल कितना है ये एक्सप्लेन करें, बस यही लिखा हुआ है। अदर प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वेयर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ थिरुवल्लुवर एंड व्हाट वेयर हिज टेक ऑन एथिक्स। मैंने उसको जस्ट ऐसे बनाया है और गाइड में इसको लिखा भी है। डिस्कस द पॉलिटिकल थॉट्स कंटेन्ड इन थिरुवल्लुवर से थिरुकुराल। तो कुराल में जो पॉलिटिकल थॉट निहित हैं उसको एक्सप्लेन करना है। अगेन उसमें लॉट्स ऑफ इथिक्स, मॉरलिटी है, सुचिता है। तो ये सब मैंने अपने गाइड में लिखा है, उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। बासवन्ना, जैसा मैंने कहा कि इनके जो वचना हैं वो बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया थे, उसी तरीके के जैसे कबीर के दोहे उत्तर भारत में थे, जहाँ पे कि कास्ट को जो है, हिरार्की को, सोशल स्टेटस को काटा जाता है। जो साउथ में जो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट है, एंटी कास्ट मूवमेंट है, उसके ये सब बासवन्ना जनक माने जा सकते हैं। और उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि यदि इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगा तो वो डेमोक्रेटिक होगा। तो इनका जो बेसिक ये था कि कास्ट, क्रीड, कलर, अदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन खास करके कास्ट का नहीं होगा, और समाज जो है एक होना चाहिए, जो उसमें दबे कुचले लोग जो हैं, इवन औरतें, उनको जो है इक्वल स्टेटस, उनकी एजेंसी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो इतना रिवॉल्यूशनरी था। इसमें कोई क्वेश्चन 2023 में नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है, बासवन्ना's thought on social equality, individual autonomy, human rights and social welfare were revolutionary for his time. Of course, discuss the philosophical idea and political thoughts of Basavanna in the light of the above statement. ये घुमा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल यही है, डिस्कस द फिलोसफिकल आइडिया एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ बासवन्ना। मैंने गाइड में लिखा है, आप उसको कई बार पढ़ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए, आपको लिखना यही आंसर है। डिस्कस द पॉलिटिकल थॉट्स कंटेंट इन द वचना ऑफ बासवन्ना। एक ही बात है, चाहे क्योंकि वचना में ही उनके थॉट हैं, तो फिर इसको कहने की जरूरत भी नहीं थी, पॉलिटिकल थॉट ऑफ बासवन्ना। आदि शंकराचार्य जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व में कैसे जो है एकत्ववाद कह लीजिए,
मतलब द्वैतवाद को कैसे काटा गया, मतलब कि मानव और जो उसका रचयिता है, क्रिएटर, दोनों अलग अलग है। ये एक थॉट है कि हमें जो है इमेंसिपेशन का मतलब, मुक्ति का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर को छोड़ के अपने परमात्मा में जो है मिलन होती है। लेकिन अद्वैतवाद जो है, जो कि उपनिषद से निकल के आता है, आदि शंकराचार्य ने 9वीं सेंचुरी में इसको प्रतिपादित किया या प्रोपाउंड किया, और फिर एक हिंदुत्व को एक नया विगर दिया, एक तरह का मोनोइथिज्म जो कि इस्लाम में था, जो एक तरह से थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी में है। वहाँ तो ट्रिनिटी, 3 गॉड की परिकल्पना, लेकिन इस्लाम में तो सिंगल गॉड की है। और सिंगल गॉड की परिकल्पना बहुत ही स्ट्रांग होती है इन कंपेरिजन में। आपके 33 करोड़ देवी देवता हो तो आप फ्रेगमेंटेड होते हैं। तो शायद हिंदुत्व को, ब्राह्मणिकल हिंदुत्व को एक नया विगर देने के लिए इन्होंने भी जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट लाया। अद्वैत का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो यही था कि कण कण में जो है ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर मतलब उन्होंने ब्राह्मण कहा, सुप्रीम क्रिएटर, जो कि अपने को ही क्रिएट करता है इस वर्ल्ड के रूप में। मतलब ये दुनिया में जो कुछ भी है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, मनुष्य, चिड़िया, जानवर, उन सब में वही ब्राह्मण का अंश है। मतलब वो खुद ही क्रिएटर भी है और क्रिएटेड भी है। वो मैनिफेस्ट होकर के दुनिया को बनाता है। तो इस बात को यदि आप मानते हैं तो सोचिए क्या है कि एक पत्थर और आदमी दोनों इक्वल है। ना कि केवल हर जाति बराबर है, हर लोग इक्वल है। कितना डेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन ये थॉट है। इवन निर्जीव भी जो है वो आपके बराबर है। और यहीं पे डीप इकोलॉजी आ जाती है, इन्वायरमेंटलिज्म आ जाता है, और सर्वोदय की भावना आती है, सबका उदय हो। जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है वो भी आपके बराबर है, उसको बराबर हक मिलना चाहिए। इस बेसिस पे यदि समाज बनता है तो वो जस्ट होगा, इगैलिटेरियन होगा, वो सोशल इक्विटी और इक्वालिटी को मेंटेन रखेगा। दैट इज द इसेंस ऑफ अद्वैत एज फार एज पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन इज कंसर्न। 2023 में क्वेश्चन है, डिस्कस एंड एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकराचार्य टू हिंदू फिलोसफी। आपको जैसा मैंने बताया कि इन्होंने एक तरह से इनवॉगरेट किया, एक तरह से रिवेटलाइज किया 9वीं सेंचुरी में, जबकि इस्लाम इंडिया में आ चुका था 100-200 साल पहले, और बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, लोग परिवर्तन हो रहे थे। तो उस समय ब्राह्मणिकल हिंदुत्व को उन्होंने एक नई ऊर्जा दी अद्वैत के फॉर्म में। 4 मठ इन्होंने बनाए, 4 शंकराचार्य, और आज भी जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व के जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो हैं, वो आदि शंकराचार्य का जो इंस्टीट्यूशन है वही है। अदर प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द अद्वैत वेदांता इन थॉट्स ऑफ आदि शंकराचार्य। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन घुमा फिरा के है। एनालाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत इन थॉट्स ऑफ आदि शंकराचार्य एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू सोशल इक्वलिटी, हार्मनी एंड जस्ट सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जस्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन जो अभी मैंने कहा कि अद्वैता के थ्रू आप जो है एक इगैलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर और वो कैसे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है। मैंने गाइड में इन सबको लिखा है। फाइनली यदि हम देखें, फाइनल तो नहीं, इसके बाद भी कबीर और नानक है। तो अबुल फजल की मोनार्की, जैसा मैंने बताया, बहुत कुछ आपको मैंने इनिशियल बात में कह दिया, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए, मैंने इसमें काफ़ी एक ब्यूटीफुल लेक्चर है जो बहुत पॉपुलर है, और गाइड में भी इसको मैंने काफ़ी लिखा है। 2023 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की इन अबुल फजल थॉट। ये तो बिल्कुल दम ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन जो यही पूछा ही जा सकता है, और यही उन्होंने पूछा है। इसी पे मैंने वीडियो लेक्चर लिखा है और इसी पे गाइड में लिखा है। 2020 में बर्नी का, चलिए बर्नी से कंपैरिजन दिया था, छोड़ दीजिए इसको। नोट है अबुल फजल का किंगशिप या मोनार्की पे, और 2018 में राइट एन एसे ऑन अबुल फजल थ्योरी ऑफ किंगशिप। सेम है, थ्योरी ऑफ किंगशिप या मोनार्की यही है इनमें, और यही पूछा जाएगा, और वही मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया, वही गाइड में लिखा। फाइनली यदि कबीर और नानक को, जैसा मैंने कहा कि सिंक्रेटिज्म, सिंथेटिक पॉलिटिकल थॉट, जो गंगा जमुनी तहजीब, जहाँ पे कि जो डिफरेंट जो स्पिरिचुअल करेंट्स हैं इंडिया में, आपको पता है इस्लाम जैसे ही वहाँ पे अरब वर्ल्ड में आया, उसके तुरंत बाद इंडिया में वो आते हैं, पहले ट्रेडर के फॉर्म में, फिर राजा के फॉर्म में आते हैं, और करीब 700 सालों तक जो है इंडिया में वो राज करते हैं। तो इस्लाम का काफ़ी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हिंदू और इस्लाम, इन दोनों जो धाराएं हैं, उसका एक सम्मिश्रण जो है वो कबीर और नानक के थॉट में दिखती है। नानक ने तो एक अलग धर्म ही चलाया, सिखिज्म, जो कि एक तरह का समन्वित धर्म दिखता है, एक सिंक्रेटिक रिलीजन दिखता है, जिसमें कि हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के ही तत्व हैं। कबीर ने कोई अलग धर्म नहीं चलाया, लेकिन कबीर
पंथ जो है वो भी एक अलग टाइप का सेक्ट है, वो भी सिंक्रेटिक है, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही स्पिरिचुअल धाराएं जो है एक होकर के बहती हुई दिखती हैं। 2023 में क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गुरु नानक सिंक्रेटिज्म। ये इस बार जो मैंने गाइड लिखी है उसमें ये क्वेश्चन है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उनके आप इससे बड़ा सिंक्रेटिज्म क्या होगा कि जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें कबीर के भी दोहे हैं, बाबा फरीद के भी हैं, उसमें मुस्लिम संत के भी हैं, उसमें सूफी संत के भी हैं, और कई और भी धाराओं के उसमें जो है पोएम शामिल किए गए। 2022 में नोट है सिंक्रेटिज्म ऑफ कबीर, तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। 2021 में एनालाइज द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इनविजन बाय संत कबीर। तो एक तो ये सब अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पुराने में केवल कबीर था, तो इसमें उनके जो थॉट थे इंडिविजुअल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जो सोशल रिबेलियन जो उनके थॉट में था, सोशल रिफॉर्म का जो था वो सब पूछा जाता था। 2020 में था, इन व्हाट वेज डू यू थिंक कबीर्स फिलोसॉफिकल टीनेट्स रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सिंक्रेटिज्म। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, ये मैंने अपने गाइड में लिखा है। जस्ट लाइक नानक, ये भी सिंक्रेटिज्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं। 2019 में क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द सिंक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन व्हाट वेज डू यू बिलीव कबीर, और यहाँ नानक भी जुड़ सकता है, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो ये सब क्वेश्चन गाइड में आपको मिल जाएंगे। शायद इस बार ऐसा आ सकता है कि हाउ कबीर एंड नानक एपिटमाइज द सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई एम फॉर यू। जैसा मैंने कहा कि आपके जो 2 और पेपर हैं उस पर भी गाइड लिख दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए पहले। तो सारे गाइड आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टा मोजो से, वो PDF में मौजूद हैं, आपको आसानी होती है, आप लोग ये कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा वो इतनी कम कीमत पे हैं कि आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इवन 100 रुपीज़ की कीमत नहीं है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, अधिक से अधिक उसका फ़ायदा उठाइए, और इस तरीके से आप मुझसे जो है मिल सकते हैं और आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, यदि सवाल ऐसे हों जिसके जवाब 1-2 लाइन में दिए जाए। चलिए मिलेंगे फिर आपके दूसरे थीम को लेकर के, जो 2 और जो DSCs हैं, कॉन्सेप्ट डिबेट, पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेट है, और CGDI है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो उस पर भी मैं इसी तरह के वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। हैव नाइस टाइम, बाय।